7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति। बद्रीनाथ के दर्शन कर पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी प्रतिभाग। उत्तराखंड को लगे निवेश के पंख। अहमदाबाद में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार। सीएम धामी की अगुवाई में समझौता। प्रदेश में SC/ST वोट साधने के लिए होंगे सम्मेलन। भाजपा ने तय की जिम्मेदारी। आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। कांग्रेस में कार्यकारिणी का फिर बड़ा इंतजार। नवंबर के अंत तक होगी कार्यकारिणी की घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में व्यस्त होने से नहीं हुई लिस्ट फाइनल। चारधाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद विश्वविद्यालयों में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। 1 अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरा। आपको बता दें कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से सीएम धामी ने मुलाकात की है। गुजरात और उत्तराखंड में विकास कार्यों पर चर्चा की। सीएम भूपेंद्र पटेल को देवभूमि भ्रमण के लिए आमंत्रित भी किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। सीएम भूपेंद्र पटेल को देवभूमि भ्रमण के लिए भी किया आमंत्रित। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से सीएम धामी ने की मुलाकात। गुजरात और उत्तराखंड के विकास कार्यों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात भ्रमण के लिए आमंत्रित भी किया। पौड़ी में अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में आगामी 5 नवंबर को दिल्ली में संविधान बचाओ महारैली होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड परिसंघ की प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य ने बताया कि अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज के नेतृत्व में हर साल लाखों की संख्या में बहुजनों की हक अधिकारों के लिए विशाल रैली का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में बैकलॉग के रिक्त पड़े पद प्रमोशन में आरक्षण बहाल आदि तमाम मुद्दों पर आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय में बहुत जागरूक हो चुके हैं। संविधान को बदलने की बात सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 नवंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे। पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जी, वैसे तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय CP सिंह जी है, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि जितने जिले उत्तराखंड में है उतनी ही बस जाएंगी, यानी कि 13 बसेस का हमने आश्वासन दिया है। तो 13 बसेस की हमारी गुंजाइश है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार ही दलित उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है और इसी के ही संदर्भ में 5 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है। तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त जागरूक लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि आइए और जुड़िए इस रैली के साथ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 15 अगस्त 2023 को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके द्वारा द मिंट पे एक लेख प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही संकट का समय है।
खबर देहरादून से। जहां ग्राहकों के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन स्वीकृत कर पैसा हड़पने वाले पूर्व बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निरंजनपुर शाखा की है, जहां अमित सिंह ने अपने कार्यकाल में 2 लोगों के नाम पर 1 करोड़ 1,50,000 रुपए के 2 लोन जारी किए हैं। लोन के खातों से संबंधित कोई भी दस्तावेज बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि अमित सिंह ने इनके खाते में फर्जी तरीके से खोले और उस पूरी धनराशि को खुद हड़प लिया। आरोपी के खिलाफ पटेल नगर में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून में गैंगस्टर एक्ट के 5 आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर सूर्यभूषण सिंह नेगी ने बताया कि गैंग का लीडर तासीन निवासी महवाला पटेल नगर का है। इस गैंग के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी और चोरी समेत तमाम मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों की तासीन के साथ आबिद हारून, आदिल, आरिफ, आजम, अब्दुल, हरबंसवाला, शोएब निवासी कुटला, रवादा, असलमपुर, सहसपुर शामिल है। रुड़की व आसपास के क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा कई जगह अवैध कॉलोनियों का निर्माण करा जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग लगातार सक्रिय है। अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले चौली की टीम के द्वारा रुड़की के बेलगड़ा गांव में कोर कॉलेज के पास जी लिटरा स्कूल समेत कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बहुत सारी जो है शिकायतें हमारे पास आ रही है कि जो हमने जो कॉलोनियाँ तोड़ी थी उनमें जो है फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है। अभी इसी कड़ी में हमने पहला ये दोबारा निर्माण इन तोड़ी थी हमने करीब 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद हमने विकास कार्य जो है जारी रखा था, तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके हमने जो है इस तरीके इसको भी तोड़ दिया। इसके सारे विकास कार्य किस जगह पर सर ये बेलड़ा गाँव है। तो अभी हम और भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमको पहले चंगान और मेन हाईवे पे है तो आया है, तो आगे भी अभियान जारी रहेगा सर? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। अभियान के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, तब लेकिन हम लोग इसमें तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से विधिक तरीके से इसमें कार्रवाई आगे अन्य उस पर भी कर रहे हैं और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो सरकारी भवनों की हालत खराब है, लेकिन लक्सर में खाद्य आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यालय की हालत ज्यादा बदतर है। कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में, भवन की छत पर कई फीट ऊंचे पेड़ उगाए हैं। भवन का प्लास्टर उखड़ चुका है, दीवारों में दरारें हैं, खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं। एक तरह से देखें तो पूरा भवन गिरने की स्थिति में। बावजूद उसके भवन में 2 खाद्य पूर्ति अधिकारियों के अलावा 4 से अधिक लोगों का स्टाफ तैनात है। इसके अलावा करीब 80 से अधिक ग्राम पंचायत में राशन से जुड़े उपभोक्ताओं का इस कार्यालय में आना जाना लगा रहता है। भवन की मरम्मत के लिए 4 लाख से अधिक का एस्टीमेट तैयार किया गया। जल आपदा प्रबंधन अधिकारी को भेजा गया, पर कब बजट पास होगा ये देखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे 30 जून को ज्वाइन किया है और जब मैं आया तो बरसात का मौसम था। तो बरसात में बारिश का पानी जो है ऊपर छत से टपक कर अंदर पूरा गीला तालाब बना हुआ रहता है और जितना भी रिकॉर्ड है हमारा पिछला जितने डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर खराब हो चुके हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने आईजीएम साहब से अनुरोध किया, तो फिर उनके आदेश पे विकास खंड लक्सर द्वारा बीडीओ साहब द्वारा एस्टिमेट तैयार करवाया गया। दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में 50 औद्योगिक समूहों के साथ
20,000 करोड़ रुपए के करार हुए हैं और सरकार के उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के राज्य के सापेक्ष राज्य सरकार अब तक देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन कर चुका है। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 50 से अधिक उद्योग समूह ने 20,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दहरा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। भारत नेपाल सीमा तथा यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित पीलीभीत जिले के दूरस्थ गांव बंडी भूड़ के शारदा सागर स्टेडियम में स्वर्गीय आरपी सिंह की स्मृति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी ने द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट 1 नवंबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें नेपाल व भारत सहित विभिन्न जगहों की 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस अवसर पर स्वर्गीय आरपी सिंह एंटरप्राइजेस के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित सभी अतिथियों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया है। आयोजक मंडल के अनुसार फाइनल मैच के बाद समापन अवसर पर प्रथम विजेता टीम को 21,000 नगद राशि ट्रॉफी, द्वितीय विजेता को 11,000 रुपये नगद राशि और मैन ऑफ द सीरीज को 2500 नगद राशि ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। हम कहेंगे भारत और नेपाल सीमा का ग्राम सभा, जिसमें दोनों देशों की मुझे लगता है कि सीमाएं लगती हैं और यहाँ के प्रधान जी ने दूसरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर। तो मैं सब जगह से जो हम टीमें आ रही है, हमारे उत्तराखंड से भी टीमें हैं, यूपी से भी हैं, नेपाल से भी हैं, तो ये एक समागम है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। तो आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ और इस टीम में जो इस गेम में जो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो अलग अलग देशों से भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं देता हूँ। इस टूर्नामेंट से हम एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को समझने के साथ साथ एक दूसरे देशों में अपने और राज्यों में अपने संपर्क भी बनाते हैं कि खिलाड़ियों के एक दूसरे जगह संपर्क बनते हैं और वहाँ पर जब टूर्नामेंट होते हैं खेल के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे की जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां की हैं। ड्रिल रहती है, हमारा प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। जहाँ आगमन है, जहाँ पे रुकन रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला दी थी और सबको ब्रीफ कर दिया और हम तैयारियों में लग गए। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर वर्ष उत्तराखंड सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। खड़िया खनन से उजड़ चुके गांवों को पुनः स्थापित करने के लिए बागेश्वर जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास फाउंडेशन के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष भी है। बागेश्वर में प्रशासन के पास धन के भरपूर भंडार होने के बाद भी खड़िया खनन उजड़ चुके प्रभावित गांवों में खनन न्यास के रूप में उपस्थित सहायता धनराशि पहुंचा पाने में पूर्व वर्तमान जिलाधिकारी फेल हैं।
लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव के जंगल में मोहन राम आश्रम को गांव के ही ओम प्रकाश द्वारा जमीन दान में दी गई थी, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। ओम प्रकाश व उसके कुछ साथी अब इस जमीन पर आश्रम बनने के बाद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिखित शिकायत रघुवीर महाराज ने लक्सर कोतवाली पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। हम आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली की मुंडाखेड़ा कला गांव में ओम प्रकाश ने 2020 में रघुवीर महाराज को आश्रम के लिए जमीन का दान पत्र किया था। अब आश्रम बनने के बाद मन में लालच को देखते हुए ओम प्रकाश ने फिर से कब्जा करने के लिए संपत्ति को वटने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर लक्सर कोतवाली क्षेत्र कोतवाली पुलिस उप जिलाधिकारी महोदय की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। बच्चों ने घर से भी निकाल दिया। अब मैं घर से बेघर हूँ। बच्चे कहते हैं कि जहाँ तुमने पैसा लगा वहां जाइए। 20 लाख रुपए मैंने उसमें लगाए हुए हैं। नैनीताल के जोलिको में अवैध मदरसे पर धाबी सरकार का बुलडोजर गर्जा। पिछले दिनों इस अवैध मदरसे में 24 छात्रों को रिहा करवाया गया था। जांच के बाद पाया गया कि वह अवैध तौर पर बना था। प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। मदरसे में बने अवैध शौचालय भी ध्वस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के जोलीकोट में बीते माह में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई थी और 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे, जिन्हें कई बीमारियां थी, तो वही बच्चों को गंदा पानी पिलाया जा रहा था। देखिए, जो मदरसा था, ये मदरसा यहाँ पर मस्जिद के बगल में संचालित हो रहा था और इस मदरसे में पिछले कुछ समय से जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी। जब मामला संज्ञान में आया था, उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है, ये एक अवैध स्ट्रक्चर है और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डिमोलिशन करने का निर्णय लिया था और उनको समय दिया था कि आप खुद डिमोलिश कर लें, नहीं तो हम उसको डिमोलिश करेंगे। और आज हम लोगों ने अपने सारे पुलिस फोर्स और PWD सबके सहयोग से इसको डिमोलिश किया जा रहा है। जांच में किस तरह से, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार भी हुआ सारी। देखिए, जो दुर्व्यवहार वाली जो चीज़ें हुई थी, उसके संबंध में थाने में एक FIR भी लॉन्च हुई है और जो संबंधित संचालक है और उनके सचिव है, उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले कई सालों से चले आ रहे पर संपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकता है। ये उम्मीद इसलिए बढ़ गई क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री धामी इस मसले पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंगा नहर से 665 क्यूसेक पानी जल देने की पैरवी की है। उन्होंने योगी को भद्र विशाल की प्रतिमा और स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को जल्द हल करने की पहल भी की है। आपको बता दें कि सीएम धामी लखनऊ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच बंटवारे में रह गई संपत्तियों को लेकर मंत्रणा की गई है। भूमि में सिंचाई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता के विस्तार का निर्णय लिया है, जिस वजह से गंगा नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को दिया जाना जरूरी है। इसके साथ ही कई अन्य मसलों को सुलझाने की अपील सीएम धामी ने की है। सीएम धामी की इस पहल के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी का मानना है कि जल्दी परिसंपत्ति विवाद मसला सुलझ जाएगा। विपक्ष ने अब तक डबल इंजन की सरकार में भी इस मसले के न सुलझने पर सरकार को घेरा है। सवाल यह है कि क्या धामी की मुलाकात से परिसंपत्ति विवाद सुलझ जाएगा? देखिए रिपोर्ट। तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही परिसंपत्ति विवाद का मसला सुलझ जाएगा। इतनी बार भी मुख्यमंत्री जी मिले हैं, संपत्तियों का बंटवारे का मामला आगे बढ़ा है, हर बार कुछ ना कुछ समाधान निकला है। जो समाधान पहले नहीं निकल पाए वो अब आगे की वार्ता में निकलेंगे। निश्चित रूप से मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी जितनी बार भी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कुछ ना कुछ समाधान चीज़ों का हुआ है और जिन विषयों पर पिछली बार समाधान नहीं हो पाया था, अब जो वार्ता हुई उसमें उसका समाधान निकलेगा। साल होगी राज्य बनाने का बड़ा ढिढोरा ये सरकार पीटती है। श्रेय लेना चाहती राज्य बनाने का, आज तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन इनका फ्यूज इंजन है, सीज्ड इंजन है। ये इंजन बंद हो चुका है, सीज हो चुका है। इंजन नहीं चल रहा हो तो घर घर आ रहा है खाली। एक इंजन का खोखा रख दिया इन्होंने। और दोनों राज्यों में सरकार होने के बाद भी अगर राज्य की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाते तो ये भाजपा के लिए शर्म की बात है। परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर के उत्तराखंड और यूपी में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं खींचतान, ये बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। पिछली बार भी हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा कि हमने सब कुछ सेटल डाउन कर लिया है और हमारा अब कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद आज तक परिसंपत्तियों का जो मामला है वो यूपी और उत्तराखंड में लटका हुआ है। कहीं ना कहीं चुनाव के आने पर भारतीय जनता पार्टी परिसंपत्तियों वाले मामले का जो जिन है उसे बोतल से बाहर निकाल लेती है और चुनाव में इसका प्रभाव डालने की कोशिश करके वोट बैंक पे डाका डालने का काम करती है। कुल में से अनसुलझे विवादों का हल कितनी जल्दी होगा और कब तक उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।